अब हम विभिन्न प्रकार की एंथैल्पी के बारे में जानेंगे। अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी, जैसे किसी पदार्थ के एक मोल का बनना, जब वह बनता है तो कैसे एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो वह कौन सी एंथैल्पी होती है, जब उदासीनीकरण की क्रिया होती है तब कैसी एंथैल्पी होगी, जब प्रावस्था संक्रमण होगा यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है, अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, यदि यहाँ पर गलन होगा या वाष्पन होता है या ऊर्ध्वपातन होता है या अपरूपों का संक्रमण होता है, तो कैसे एंथैल्पी में चेंजेस होते हैं, उस आधार पर भी एंथैल्पी को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संभवन की एंथैल्पी, या हम इसे संभवन ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संभवन यानी किसी चीज़ का बनना। तो जब किसी यौगिक का 1 ग्राम मोल अपने अवयवी तत्वों से बनता है तो उस दौरान होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को या ऊष्मा परिवर्तन को हम संभवन की ऊष्मा या फिर संभवन की एंथैल्पी कहते हैं। तो इसे उदाहरण के द्वारा समझिए कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना, तो इसके लिए कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो CO2 प्राप्त हुआ। इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह है डेल्टा HF इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। तो जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसलिए डेल्टा H को डेल्टा HF से शो करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी प्रकार यदि H2 प्लस हाफ O2 से H2O बना तो हम ये कह सकते हैं कि H2O के 1 मोल का बनना, तो H2O यौगिक बना, किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। तो उसके बनते समय एंथैल्पी में जो परिवर्तन आया वह कितना है, डेल्टा H बराबर प्राप्त होता है -286 किलो जूल। तो हम ये कह सकते हैं कि H2O के 1 मोल का बनना, यहाँ पर उस 1 मोल के बनते समय जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह होगी उस जल के अणु के लिए संभवन की एंथैल्पी। अब हम जानेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन या दहन की ऊष्मा। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन नाम से ही स्पष्ट है कि जब भी किसी पदार्थ का या किसी भी यौगिक का 1 ग्राम मोल वायु की उपस्थिति में दहन कराया जाएगा या उस पदार्थ का यौगिक का ऑक्सीकरण होगा, तो इस दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम दहन की एंथैल्पी कहेंगे। तो जैसे कार्बन एवं ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है यानी कार्बन का यहाँ दहन होता है, तो इससे CO2 बना। तो हम इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रूप में भी लिख रहे थे, लेकिन आप देखिए दोनों स्थिति में हम यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रूप में भी लिख सकते हैं और इसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन के रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों स्थिति में एंथैल्पी का जो मान है वह देखिए क्या है, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 बना डेल्टा H इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। सेम डेल्टा H का मान वही है, दोनों में हमने इसी प्रकार से समीकरण को व्यक्त किया। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 ग्राम मोल का बनना और दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि कार्बन का दहन होना। तो जब कार्बन का पूर्ण रूप से दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह होगी दहन की एंथैल्पी या दहन ऊष्मा। दूसरा जो उदाहरण है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो यहाँ कार्बन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है, भले ही यहाँ कुछ न कुछ ऊष्मा में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया ऊष्मा ज़रूर होगी, लेकिन यह अभिक्रिया ऊष्मा दहन की एंथैल्पी नहीं होगी क्योंकि कार्बन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इस समीकरण को जब हम व्यक्त करते हैं तो कार्बन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO और यहाँ डेल्टा H जो कंबशन है डेल्टा H के रूप में एंथैल्पी परिवर्तन को हम शो करते हैं और मानक अवस्था में है तो डेल्टा H 0 के रूप में भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू -108.7 किलो जूल पर मोल। तो ये दोनों मानों को जब आप देखेंगे दोनों में ही डेल्टा H इक्वल टू जो भी मान है वो प्राप्त हुआ, लेकिन जब अपूर्ण दहन होता है तो वो दहन की एंथैल्पी के रूप में नहीं है, यहाँ पर अभिक्रिया ऊष्मा के रूप में व्यक्त किया जा रहा है।
जब भी दहन की एंथैल्पी की बात होती है या दहन ऊष्मा की बात होती है तो आप सभी ये जानते हैं कि जब खाना बनता है घर में तो सिलेंडर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जब गाड़ियाँ चलती हैं तो पेट्रोल, डीजल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो हर प्रकार के कार्य के लिए जहाँ ईंधन की आवश्यकता होती है तो उसका दहन होता है, तब हमें उस कार्य को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसे भी हम दहन की एंथैल्पी या उस समय भी ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है उसको हम दहन की ऊष्मा कहेंगे। जब हमें शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जो ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, तो यह ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। भोजन का पूर्ण रूप से दहन होता है। आप सभी इस समीकरण से परिचित हैं बहुत अच्छे से कि जब हम ग्लूकोज का दहन करते हैं यानी C6H12O6 का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन का जब दहन होता है यानी ऑक्सीकृत होता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तब हम विभिन्न प्रकार के कार्य को कर पाते हैं। तो इसके लिए हम कैसे कैलोरी मान की गणना कर सकते हैं, आप इसको समझिए। समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ जो डेल्टा H का मान है यानी एंथैल्पी का जो मान है तो इसे हम कहेंगे ग्लूकोज के दहन से प्राप्त ऊष्मा है। तो डेल्टा H बराबर -2840 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ भोजन एवं ईंधन की जो कैलोरी मान है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका सूत्र हम लिख सकते हैं डेल्टा H अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो ये जो डेल्टा H अपॉन आणविक द्रव्यमान है इस आधार पर हम इसकी जब गणना करेंगे तो यदि ग्लूकोज यानी भोजन की बात हो रही है तो यदि 1 ग्राम ग्लूकोज का दहन होता है तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा है वो होगी, देखिए 2840 अपॉन 180, क्योंकि ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान है वो 180 है। तो इसके दहन से प्राप्त जो ऊष्मा हमें मिली उसे हमने 180 से भाग दे दिया, तो जो मान प्राप्त हुआ वह है 15.78 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार 1 ग्राम ग्लूकोज के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त हुई है और उसी आधार पर जो भोजन हम लेते हैं उससे हमें विभिन्न कार्य को करने के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यहाँ हम कैलोरी मान को परिभाषित कर सकते हैं। भोजन या ईंधन के 1 ग्राम को पूर्णतः दहन या ऑक्सीकरण करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की हम कैलोरी मान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जो भी ऊष्मा हमें प्राप्त हुआ उतनी कैलोरी ऊर्जा हमें उस ईंधन के दहन से प्राप्त होती है। दहन एंथैल्पी संबंधी प्रश्न। प्रश्न पहला, घरेलू गैस के सिलेंडर में 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन भरी होती है। यदि प्रतिदिन भोजन बनाने में 15,000 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती हो तो बताइए यह सिलेंडर कितने दिन के भोजन के लिए पर्याप्त होगा। ब्यूटेन की दहन ऊष्मा डेल्टा H बराबर -2658 किलो जूल। ब्यूटेन गैस के दहन हेतु जो रासायनिक समीकरण है वह हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं C4H10 प्लस 13/2O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 5H2O। इस समीकरण के लिए डेल्टा H बराबर -2658 किलो जूल है। C4H10 यानी ब्यूटेन का आणविक द्रव्यमान है 12 × 4 धन 10। यहाँ पर हम 10 × 1 करेंगे क्योंकि यह हाइड्रोजन के लिए जो परमाणु द्रव्यमान है वह 1 है। तो जब हम इसे योग करते हैं तो 58 आणविक द्रव्यमान ब्यूटेन का प्राप्त होता है। तो 58 ग्राम ब्यूटेन के दहन से उत्पन्न ऊर्जा बराबर 2658 किलो जूल। तो 11.2 ग्राम ब्यूटेन से जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वह होगी 2658 इंटू 11.2 इंटू 1000 अपॉन 58। यहाँ पर 1000 हमने किया है चूँकि यहाँ किलो जूल को जूल में परिवर्तित करते हैं। तो प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा यहाँ पर है 15,000 किलो जूल। तो कुल ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर किस प्रकार ज्ञात कर सकती हैं कि सिलेंडर में भोजन पकाने हेतु
दिनों की संख्या कितनी है। तो 2658 इंटू 11.2 इंटू 1000 अपॉन 58 इंटू 15,000 इक्वल टू 34 डेज। यह सिलेंडर भोजन निर्माण के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, यदि अपूर्ण दहन के कारण 30% गैस बेकार चली जाती है तो यह सिलेंडर कितने दिन चलेगा। इसका हल है कि जब 30% गैस अपूर्ण दहन के कारण बेकार चली जाती है तो ब्यूटेन के 1 मोल से प्राप्त ऊष्मा होगी 2658 इंटू 70/100, क्योंकि 30% गैस अपूर्ण दहन में बेकार चली गई तो यहाँ शेष बचा हुआ भाग जो है वो 70 है, तो 100 में 70 भाग बचा है। तो इस आधार पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि 1 मोल से कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी। अब हम इसे हल करेंगे। 58 ग्राम ब्यूटेन से ऊर्जा प्राप्त होती है 2658 इंटू 70/100 किलो जूल। इसी प्रकार 11.2 इंटू 1000 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो 2658 इंटू 70 इंटू 11.2 इंटू 1000 अपॉन 58 इंटू 100, तो 15,000 किलो जूल ऊर्जा खर्च होती है एक दिन में। यहाँ पर 2658 इंटू 11.2 इंटू 1000 इंटू 70 अपॉन 58 इंटू 100 किलो जूल ऊर्जा खर्च होगी। जब हम इसे हल करते हैं तो 2658 इंटू 11.2 इंटू 1000 इंटू 70 अपॉन 58 इंटू 15,000 इंटू 100, तो यहाँ 15,000 किलो जूल ऊर्जा खर्च होती है एक दिन में। तो उस आधार पर हम जब 30% गैस बेकार चली गई तो वह सिलेंडर कितने दिन बचेगा यह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर 24 दिन। तो जब अपूर्ण दहन होता है 30% गैस बेकार चली जाती है तो यह सिलेंडर 24 दिन चलता है। उदासीनीकरण की एंथैल्पी। उदासीनीकरण की क्रिया से आप भली भांति परिचित है कि जब भी कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि अम्ल का क्षार द्वारा उदासीनीकरण होने पर लवण या जल प्राप्त होता है। तो इस पूरी क्रिया के दौरान जो ऊष्मा परिवर्तन होगा या एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे उदासीनीकरण की एंथैल्पी। तो इसे हम जब परिभाषित करेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक जो अम्ल है उसके तनु विलयन को उदासीन करने के लिए 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की आवश्यकता होती है। तो इस दौरान होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। जब हम उदासीनीकरण की क्रिया को प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लिए देखते हैं तो जैसे HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O बनता है। तो इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान प्राप्त हुआ है डेल्टा H बराबर -57.1 किलो जूल पर मोल। तो ये जो मान प्राप्त हुआ है ये प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लिए ही प्राप्त हुआ। लेकिन यदि मान लीजिए उदासीनीकरण की क्रिया प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, इसी तरह से प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के लिए लिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो इस उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान है वह -57.1 किलो जूल पर मोल से कम प्राप्त होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। CH3COOH प्लस NaOH। CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, NaOH एक प्रबल क्षार है। इन दोनों की क्रिया से जो लवण प्राप्त हुआ CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट प्लस H2O। तो इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन या उदासीनीकरण की एंथैल्पी प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई डेल्टा H इक्वल टू -57.1 किलो जूल पर मोल प्राप्त हुआ। इसके लिए जब मान हम देखते हैं दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लिए तो वह मान उससे कम प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उदासीनीकरण की क्रिया जब दुर्बल अम्ल में या दुर्बल क्षार में होती है तो इस समय हम देखते हैं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो नेचर होता है वो पूर्ण आयनित अवस्था में नहीं रहता है। जब उदासीनीकरण की क्रिया प्रारंभ होती है तब इसमें आयनन भी प्रारंभ होता है। तो इस समय जब ये आयनन की क्रिया करते हैं तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसमें से कुछ ऊर्जा का मान इसको पूर्ण रूप से आयनित करने में खर्च होता है। इसलिए उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान किसी भी दुर्बल
अम्ल या प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के मध्य के जो कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि वह मान हमें कम प्राप्त होता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो उसमें से कुछ ऊर्जा इनको आयनित करने में या इनके पूर्ण आयनन में खर्च होने लगती है। अब इसे हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं कि जब हम किसी दुर्बल अम्ल को लेते हैं तो किस प्रकार से उसमें वियोजन ऊष्मा की गणना की जाती है। तो यदि हम यहाँ एसिटिक अम्ल को लें तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, तो जब उसका वियोजन होता है तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH इज इक्वल टू CH3COO माइनस प्लस H प्लस इसका वियोजन हुआ। तो इसके लिए जो वियोजन ऊर्जा का मान है वह D किलो जूल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा H1 इज इक्वल टू D किलो जूल पर मोल। D हमें ज्ञात नहीं है, इसकी एंथैल्पी का मान हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए, जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेते हैं तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की स्थिति में जब हम पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन देखते हैं और उसके बाद हम उदासीनीकरण की एंथैल्पी की गणना करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है H प्लस प्लस OH माइनस इज इक्वल टू H2O, और इस समय जो उदासीनीकरण की एंथैल्पी का मान है वह डेल्टा H इक्वल टू -57.1 किलो जूल पर मोल प्राप्त होता है। तो इस दोनों अभिक्रियाओं से हम आगे किस प्रकार गणना करेंगे, देखिए इस मान को हम लिख सकते हैं डेल्टा H2 इक्वल टू -57.1 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो यहाँ जो डेल्टा H1 है ये एसिटिक अम्ल के लिए वियोजन ऊर्जा के रूप में है या उसके वियोजन एंथैल्पी के रूप में है, तो वो हम लिखते हैं D। अब H2 का मान, डेल्टा H2 का मान प्राप्त हुआ है -57.1, जो कि किसी भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण की क्रिया से प्राप्त होने वाला उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान है, और डेल्टा H का मान हमें प्राप्त हुआ -55.23। ये जो -55.23 प्राप्त हुआ ये हमने देखा था जब हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार लेते हैं, तो उस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन प्राप्त हुआ था एसिटिक अम्ल और NaOH लेने पर, तो वह प्राप्त हुआ था -55.23 किलो जूल पर मोल। उसी मान को हमने यहाँ पर लिखा। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे यानी D का मान प्राप्त करेंगे, यानी एसिटिक अम्ल के लिए वियोजन एंथैल्पी का मान जब हमें प्राप्त करना है तो D बराबर होगा 57.1 माइनस 55.23 इक्वल टू 1.87 किलो जूल पर मोल। तो ये जो 1.87 किलो जूल पर मोल है यह मान होता है एसिटिक अम्ल के लिए वियोजन ऊर्जा। तो जो हमने पढ़ा कि क्यों इस मान में कमी होती है, इसके उदासीनीकरण एंथैल्पी के मान में कमी क्यों हो रही है, उसी का आंसर हमें प्राप्त हुआ कि ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई यह जो मुक्त होती है ऊर्जा, उसमें से कुछ ऊर्जा इसको वियोजित करने में खर्च हो गई। तो एसिटिक अम्ल के लिए जो वियोजन ऊर्जा का मान है वो हमें प्राप्त होता है प्लस 1.87 किलो जूल पर मोल। उदासीनीकरण की एंथैल्पी को हम विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षार के जो कॉम्बिनेशन है उसमें कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। अब हम एंथैल्पी के एक और प्रकार के बारे में जानेंगे, वह है विलयन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो नाम से स्पष्ट है, जब भी किसी पदार्थ का विलयन तैयार होगा तो वह किसी विलायक में घोला जाता है। तो जब भी किसी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा किसी विलायक में घोली जाएगी तो उस दौरान होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को हम कहेंगे विलयन की एंथैल्पी। तो उदाहरण यदि हम लेंगे कि NaCl को जल में घोलना, तो NaCl प्लस AQ लिखा है, तो जो AQ है ये एक्वस को शो करता है जो कि जल को दर्शाता है, यानी हम NaCl का जलीय विलयन तैयार कर रहे हैं। तो NaCl प्लस AQ इज इक्वल टू NaCl प्राप्त हुआ। तो इस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन है तो देखिए डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन लिखा है, मतलब SOL ये सॉल्यूशन को दर्शाता है जो कि विलयन की एंथैल्पी, और H नॉट लिखा है जो कि मानक एंथैल्पी परिवर्तन को दर्शाता है। यह मान प्राप्त हुआ प्लस 5.35 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर जो मान प्राप्त हुआ है वो धनात्मक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई क्योंकि यहाँ NaCl
का जलीय विलयन तैयार हो रहा है, तो जल में इसके घोलने पर यह आयनित होगा, अपने आयनों में विभक्त होगा, तो इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के रूप में हमें धनात्मक मान के रूप में भी प्राप्त होता है। एंथैल्पी परिवर्तन का एक और प्रकार है जल योजन की एंथैल्पी। जब भी किसी यौगिक में जल की एक निश्चित मात्रा या जल के कुछ निश्चित अणु उसके अंदर जुड़ते हैं तो उसका जल योजन होता है, तो ये अणु कहलाता है जल योजित अणु। जैसे कि कॉपर सल्फेट में जब जल के अणु जुड़ते हैं तो उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे जल योजन की एंथैल्पी। तो उदाहरण देखिए कॉपर सल्फेट का ही CuSO4 प्लस 5H2O, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो हम जानते हैं कि उसका जो सूत्र है उस लवण का वो है CuSO4.5H2O। तो CuSO4.5H2O यहाँ पर जो डेल्टा H का मान प्राप्त हुआ वह मान है डेल्टा H हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब जल योजन की एंथैल्पी। तो डेल्टा H हाइड्रेशन इक्वल टू -78.2 किलो जूल पर मोल। तो ये जो मान प्राप्त हुआ यहाँ देखिए निगेटिव मान प्राप्त हुआ। नेगेटिव मान प्राप्त हुआ मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब भी यहाँ पर जल के अणु का जुड़ना होता है तो कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ आप ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के रूप में इसे देखेंगे। नेगेटिव जो साइन है वो यही दर्शाता है कि यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है।